शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 का हवाला देते हुए राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की सहमति के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी विधिक प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के मामलों में परामर्श मांग सकते हैं। इसे राष्ट्रपति की परामर्श शक्तियां के तहत जाना जाता है। अनुच्छेद संविधान के विशेष प्रावधानों में से एक है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दो प्रकार के परामर्श लेने का अधिकार है। पहला, विधिक परामर्श, जहां पर राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधिक प्रश्न पर परामर्श मांग सकते हैं जो महत्वपूर्ण हो या सार्वजनिक महत्व का हो। वहीं दूसरा पूर्व प्रक्रिया परामर्श है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी ऐसे मामले पर लागू होता है जो वर्तमान में न्यायालयों में नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के लिए मार्गदर्शन आवश्यक है। अगर 143 का उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक महत्व के मामलों में मार्गदर्शन देना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाना और संवैधानिक विवादों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं इसकी प्रक्रिया को समझे तो राष्ट्रपति किसी विधिक प्रश्न या मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उस मुद्दे पर अपनी राय प्रदान करता है। राष्ट्रपति को यह स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में लिया जाता है। आर्टिकल 143 से जुड़े प्रमुख मामले को, जिसमें पहला मामला 1958 में केरल शिक्षा विधेयक मामला था, जिसमें केरल सरकार ने एक शिक्षा विधेयक पारित किया जिसे राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित किया। न्यायालय ने इस पर अपनी राय दी कि क्या यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं इम्पोर्टेंट मामलों में बेरूबारी संघ मामला 1960 का भी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौता हुआ। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से यह जानने के लिए राय मांगी कि क्या इस समझौते के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है। राम जन्मभूमि मामला 1994 में अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। अदालत ने इस पर एक विस्तृत राय दी थी। अब अगर अनुच्छेद 143 के लाभ को देखें तो इससे सार्वजनिक विवादों का समाधान होता है, वहीं न्यायपालिका की भूमिका को सशक्त बनता है, संवैधानिक मुद्दों की अस्थायी समाधान इससे निकल कर आता है। लेकिन वहीं इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं, जहां पर परामर्श अनिवार्य नहीं है, यानी राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय की राय को स्वीकार करने का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। वहीं इसकी क्षेत्र काफी सीमित है, क्योंकि यह केवल विधिक और संवैधानिक मुद्दों तक ही सीमित है। इसका दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवाद और समन्वय को सुनिश्चित करता है। यह जटिल संवैधानिक और विधिक मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी उपकरण भी है। हालांकि इसका उपयोग विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किए जाना चाहिए ताकि यह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। हैं कुछ और सवाल जो आपके प्रेसिडेंट से बन सकता है वन लाइनर के फॉर्म में। तो प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ स्टेट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है। इन्हें फर्स्ट सिटीजन भी कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। वहीं उनसे जुड़ी राष्ट्रपति से जुड़ी अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 जो बताता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। वहीं 53 एग्जीक्यूटिव पावर को दर्शाता है। राष्ट्रपति को निकालने के लिए इम्पीचमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के आर्टिकल 61 के तहत बताता है। वहीं वहीं मिनिमम एज राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की जरूरत होती है। वहीं इनका टर्म 5 साल का होता है और इनको ओथ आर्टिकल 60 के तहत दिलाया जाता है और उन्हें ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आते हैं अपने अगले घटना पर, जहां पर इसरो ने पीएसएलवी C61 मिशन में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है, जो EOS 9 को उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित करने में विफल रही। आइए समझते हैं इसे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हालिया मिशन PSLV C61 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 को 18 मई 2025 को तकनीकी खामी के कारण असफलता का सामना करना पड़ा। उद्देश्य EOS 09, जिसे RISAT-1B के नाम से भी जाना जाता है, एक राइडर इमेजिंग सैटेलाइट था। इसका उद्देश्य कृषि, वन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें प्रदान करना था। यह सैटेलाइट सभी मौसमों और दिन रात की स्थितियों में काम करने में सक्षम था।
तकनीकी खामी के कारण इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के अनुसार पीएसएलवी C-61 रॉकेट के पहले 2 चरणों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया। हालांकि तीसरे चरण में एक तकनीकी खामी के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। तीसरा चरण, जो एक सॉलिड रॉकेट मोटर होता है, वातावरण से बाहर निकलने के बाद रॉकेट को आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करता था, लेकिन इस चरण के दौरान एक अनियमितता देखी गई, जिससे सैटेलाइट अपने निर्धारित कक्ष तक नहीं पहुंच सका। अगर इसके संभावित कारण और विश्लेषण को देखें तो तीसरे चरणों में आई तकनीकी खामी के संभावित कारणों में शामिल हो सकते हैं, जैसे सॉलिड मोटर के इग्निशन में विफलता, जनरेशन में असामान्यता, वहीं स्टेज सेपरेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसरो ने इस विफलता के कारण की जांच के लिए एक विश्लेषण समिति का गठन किया है, जो विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसरो के बारे में जो आपके वन लाइनर एग्जाम में मददगार साबित हो सकता है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं इसका फाउंडेशन विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसका मोटो है हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। आइए प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में आर्यभट्ट नाम से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में चल रहे आदित्य L1 मिशन, जो कि सोलर मिशन से रिलेटेड है, इसे सन कोरोना की स्टडी और सोलर इमिशन की स्टडी के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं इसरो का एक रिकॉर्ड है जिसमें इसरो ने डिप्लॉय किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट को, वो कितनी थी, तो आपकी 104 सैटेलाइट थी और उसे 2017 में लॉन्च किया गया था PSLV C-37 रॉकेट के द्वारा। वहीं कुछ की अचीवमेंट्स को भी देख लेते हैं, जहां पर मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान 2013 में भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी था। वहीं चंद्रयान मिशन 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला मिशन 2008 में चांद पर पानी खोजने के लिए किया गया था। वहीं 2019 में हमारा मिशन अनसक्सेसफुल तो नहीं कह सकते, पर पार्शियल सक्सेसफुल जरूर था, जहां पर विक्रम लैंडर ने चैलेंज फेस किया था। वहीं चंद्रयान 3 में हमने सफल लैंडिंग कराई मून के साउथ पोल। वहीं अगर करंट चीफ की बात करें तो इसरो के नए चीफ अभी भी नारायणन साहब हैं। वहीं आपको मेजर स्पेस पोर्ट्स भी श्रीहरिकोटा और थम्बा का नाम याद होना चाहिए। वहीं फ्यूचर मिशन आपका शुक्रयान मिशन हो जाएगा, जो वीनस के लिए है, और डीप ओशियन मिशन समुद्रयान के लिए है। अपने अगले खबर की ओर, जहां पर भारत की योजना 2031-32 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की है, तथा बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी है। आइए जानते हैं न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी से बनने वाले सवालों को। आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो प्राइमरी फ्यूल होता है वो यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 है। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो वो मुंबई महाराष्ट्र में है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। फ्यूजन का मतलब होता है कि हेवी न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, और वहीं फ्यूजन जो होता है लाइट न्यूक्लियाई से हेवियर न्यूक्लियाई बनाता है। आप अगर फिजन के एग्जाम्पल को देंगे तो आपका एटम बॉम्ब जो हो गया, या फिर जो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट देखते हैं, वो फिजन के एग्जाम्पल है। वहीं जो हाइड्रोजन बॉम्ब है या फिर सूर्य पर होने वाला जो रिएक्शन है, वो आपका फ्यूजन कहलाता है। आइए बढ़ते हैं कुछ और सवालों के ऊपर, जहां पर इंडिया ने टारगेट सेट करके रखा है 2031-32 तक कि वो 22,480 मेगावाट तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ा लेगा। वहीं लार्जेस्ट ऑपरेशनल पावर प्लांट इंडिया का कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। तो इलेक्ट्रिसिटी से न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो है फ्रांस। वहीं भारत ने INS अरिहंत को भी इंडिजिनसली डेवलप किया है, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। वहीं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन यानी MAPS जो तमिलनाडु के कलपक्का प्रोसेस, जो स्पीड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने में काम आता है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसे हम मॉडरेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया गया, जिसका थीम है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटी। यह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अपने अगले न्यूज की ओर, जहां पर ओपेक का अनुमान है कि भारत की तेल मांग 2025 में 3.39 बढ़कर 5.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी, जो देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों से प्रेरित होगी। आइए जानते हैं ओपेक के बारे में, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है।
जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी। अभी करंट हेडक्वार्टर की बात करें तो वो वियना ऑस्ट्रिया में है। आप ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखेंगे, वियना ऑस्ट्रिया में है। वहीं इसके फाउंडिंग मेंबर्स को देखें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ओपेक कंट्री में कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह सऊदी अरबिया है। वहीं ओपेक प्लस भी वहीं ओपेक प्लस जो है ओपेक मेंबर्स के साथ साथ कुछ नॉन मेंबर कंट्रीज को भी लेता है, जैसे रसिया को, ताकि वह ऑयल प्रोडक्शन और उसके प्राइसेस को कोऑर्डिनेट कर सके। वहीं आपसे पूछा गया सवाल है कि मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जिन्होंने ओपेक को जनवरी 2020 में छोड़ दिया था, वह देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह देश कतर है। वहीं मैच द फॉलोइंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि सऊदी अरबिया का कैपिटल क्या है, तो सऊदी अरबिया का कैपिटल आपका रियाद है। वहीं वेनेजुएला का कैपिटल काराकस है, ईरान की कैपिटल तेहरान है और इराक की कैपिटल बगदाद है। जो आपके ओपेक से सवाल बन सकते थे वो मैंने करा दिया। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। पर भारत का वस्तु निर्माण अप्रैल 2025 तक सालाना आधार पर 9% बढ़कर 38.49 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो 6 महीनों में सबसे अधिक होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने लीड किया है इंडियन डेलीगेशन को लीमा 2025, जो मलेशिया में होने वाला है। लीमा लंगकवी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन 2025, जो कि लंगकवई मलेशिया में होने वाला है 20 मई से 24 मई तक। लीमा एक एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक है। यह मुख्य रूप से रक्षा उद्योग पर केंद्रित है, लेकिन नागरिक उद्योगों को भी समर्थन मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो है संजय सेठ हैं। वहीं यह इवेंट जो है हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहीं अगर मलेशिया की करेंसी को देखें तो वह रिंगिट है। मलेशिया जो कि भारत के साउथ ईस्ट में है, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। वहीं आईआईटी दिल्ली ने मनस्वी हाई स्कूल की लड़कियों के लिए स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम की मेजबानी की है। युवा लड़कियों को स्टेम के लिए भविष्य के लिए तैयार होने के लिए एक्सपोजर और अवसर प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जाता है। स्टेम का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टेम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के